गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई करेंगे। आज का ये जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे और कल इस चैप्टर की थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो स्टार्ट करें। आप लोग आ गए हैं, कृतिका, आयुषी, मीनू, मोना, दीपा, है ना। सभी लोग अभी लाइव हैं। आज मैं एकदम टाइम से भी पहले हूं, है ना। जैसे मेरी क्लास 10 मिनट तक शुरू होती है, 7:10 तक, बट आज हम एकदम 7:03 पे ही, इवन 7 बजे से ही लाइव हो गए। 1 मिनट मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया ताकि आप लोग आ करके कर लें ज्वाइन। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए। गुड इवनिंग भाई। सृष्टि, इंद्रपाल, पूर्णिमा, सोनिका, विभा, बबीता, उपेंद्र, अंजू, प्रवीण, गौरव, सपना, प्रियंका, शालिनी, बबीता, संजू, मीनू। चलिए, अब इससे ज्यादा नाम लेना संभव नहीं है। प्रिया, आयुषी, प्रवीण, प्रशांत, स्मृति, कविता, है ना, सविता, सौरभ। चलिए, आज तो सभी के नाम ले लिए गए हैं क्योंकि हमारे पास समय है और हाँ, दे पाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं गौरव। बट ये डिपेंड करेगा, बोर्ड कई बार मान भी लेता है, कई बार नहीं भी मानता। हाँ, आकांक्षा, बहुत बढ़िया आकांक्षा। चलिए, राधे राधे सौरभ, सपना। चलिए स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम जबरदस्त हूँ। स्टार्ट करेंगे, आज की कहानी को समझेंगे और जानेंगे क्या चल रहा है। ठीक। फंक्शनलिज्म हमने कल बात की थी, स्ट्रक्चरलिज्म की पूरी कहानी उससे पहले साइकोलॉजी की समझी थी, है ना। और कैसे चीजों को अब समझा जाए ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ज्वाइन भी कर लीजिए। देखिए, फटाफट से शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए, अगर हम बात करें यहाँ फंक्शनलिज्म की, प्रकार्यवाद, जो इसके बाद वाला स्कूल है। ठीक। अब हमने एक चीज हमें समझनी होगी, साइकोलॉजी में कुछ स्कूल्स हैं, है ना। ये हमने कल भी बात की थी। कुछ स्कूल्स क्या हैं, वो अपनी एक विचारधारा होगी, अलग अलग लोग होंगे एक स्कूल के तहत, है ना। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में तो 2 चीजें होती हैं बेसिकली जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं। जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे, और पीडीएफ भी आपकी इसीलिए रुकी हुई है, आज रात में या कल आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मेरी कोशिश है कि जो पीडीएफ जाए वो और मंडे से साथ के साथ मिल जाए, इवन क्लास से पहले भी मिल जाए, कि जो आपकी पीडीएफ्स हैं वो बाइलिंगुअल मिले। क्योंकि कई लोग हैं जिनको इंग्लिश में तो कुछ ज्यादा ही दिक्कत होती है, वो साइकोलॉजी को भी मनोविज्ञान लिखवाना चाहते हैं, तो उनके लिए पीडीएफ में मिल जाएगा वो भी, है ना। तो इसमें कुछ सिस्टम्स फाउंड हुए और कुछ स्कूल्स फाउंड हुए, यानी सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का ये सिंबल होता है ना। और ये शायद ही आपको किसी ने कभी बताया होगा, है ना। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर हम यहां बात करें तो एक चीज देखने को मिलती है, सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी है एक तरह से कुछ आइडियाज, है ना, सिमिलर आइडियाज या एक ग्रुप ऑफ आइडियाज। ग्रुप ऑफ आइडियाज को कहा जाता है सिंबल्स, सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी, ग्रुप ऑफ आइडियाज, यानी एक तरह की विचारधारा रखने वाले
या एक तरह की विचारधारा वाले आइडियाज, ठीक, विचार, एक तरह के विचार, ठीक। अब स्कूल्स में जो है ग्रुप ऑफ पीपल आ जाएगा, ठीक, ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का समूह। और यहां समूह किसका था? विचारों का समूह। क्या कहला रहा था? विचारों के समूह को हम सिस्टम कह रहे थे, और संप्रदाय या स्कूल किसको कह रहे हैं? लोगों के समूह को ग्रुप स्कूल्स कह रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक। सिस्टम्स, अब इन सिस्टम्स से स्कूल्स बने। अगर देखा जाए इन ग्रुप ऑफ आइडियाज से कुछ लोग थे जो एक तरह के आइडियाज में बिलीव करते थे, वो एक सेक्शन में बट गए जिनको उस स्कूल ऑफ थॉट का अनुयायी कहा गया, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, विल्हेम वुंट हो गए, ईबी टिचनर हो गए, या आगे कुछ स्कूल्स आएंगे जिसमें हम बात करेंगे अब फंक्शनलिज्म की। इसको याद रखने का जो आसान तरीका मैं हमेशा बताती हूं, एक निमोनिक है SFPBGCHC, ठीक, ये निमोनिक है। स्ट्रक्चरलिज्म यानी आपको पीएनजी साथ साथ मिल रही होगी, स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद, 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 ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? अब हम जो पढ़ेंगे सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट। देखिए स्कूल ऑफ थॉट और भी थे, एसोसिएशनिज्म भी एक स्कूल होता था, लेकिन उनकी महत्ता उतनी रह ही नहीं पाई कि उनके बारे में बात करी जाए। तो हम जो जरूरी स्कूल्स हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं, और वो इस आधार पर हैं। स्कूल और सिस्टम में सिंपल सा अंतर है दीपिका, के सिस्टम का मतलब है जहां ग्रुप ऑफ आइडियाज हो, यानी विचारों का समूह सिस्टम कहलाएगा यहां साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, और लोगों का समूह, उन विचारों को रखने वाले लोगों का समूह स्कूल कहलाएगा। यानी स्कूल ऑफ थॉट में विचार तो होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ लोग भी होंगे जो उन विचारों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जब हमने सिस्टम बनाने की बात की तो हम विचारों पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। समझ पा रहे हैं बात? ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या? ठीक। अब नेक्स्ट स्कूल जिस पे हम अभी चर्चा करेंगे वो है हमारा फंक्शनलिज्म। क्या है? फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना? हिंदी वाले बिल्कुल दिक्कत ना लें, मैं एक्स्ट्रा काम कर लूंगी हिंदी के लिए। प्रकार्यवाद, ठीक है जी, प्रकार्यवाद। अब ये प्रकार्यवाद क्या है इसको समझते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचना, कि हमारे ब्रेन की, मन की संरचना कैसे हुई है, हमारी कॉन्शियसनेस कैसे बनी है, किन चीजों को लेकर के सेंसेशंस, किस तरह की फीलिंग, किसी रंग को देखते हैं तो लाल रंग देख के मन में क्या उठता है, किस तरह की भावनाएं, किस तरह की सेंसेशंस उठती हैं, ये सारी चीजें, ठीक। फंक्शनलिज्म क्या है? अब ये फंक्शन की बात करेगा, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, प्रकार्यवाद, आएंगे इस पे। फंक्शनलिज्म की जो चर्चा की है, इसको एक तरह से एग्जिस्टेंस कहें या फादर कहें इसका, वो होंगे विलियम जेम्स। जैसे अगर जनक कहने की ही बात आए तो हम वुंट को ही कहेंगे, हालांकि फाउंड किया किसने है? ईबी टिचनर ने। दोनों में से एक ऑप्शन हो तब एक को चूज कर लेंगे। तो विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स एक सिस्टम के तौर पे फंक्शनलिज्म को एग्जिस्टेंस में लेकर के आए, यानी एक विचार था ये, लेकिन प्रॉपर स्कूल के रूप में जो स्थापित किया गया फंक्शनलिज्म को, ये बात हमने पहले नहीं की है कभी, जॉन डुई के द्वारा, जॉन डुई एंड एक और व्यक्ति थे जेम्स एंगल। एंगल समझते हैं ना कौन, उससे याद रख लीजिएगा, जेम्स एंगल, इन्होंने स्थापित किया। तो प्रॉपर फाउंडर की जब बात आएगी तो वो जॉन डुई और जेम्स एंगल हो जाएंगे। और अगर हम बात करेंगे फंक्शनलिज्म की, तो जनक की अगर हम बात करें, ओरिजिनेट कहां से हुआ, तो विलियम जेम्स से हुआ। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है? सिंपली बताइए फटाफट से, कहीं कोई भी डाउट अगर आ रहा हो नेहा बताइए। आपकी क्लास लेके दिन सफल हो जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, हाँ ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों को रखेंगे, डोंट वरी। क्लियर है? हाँ देखिए, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, इनके अंदर सिस्टम्स अपने आप ही होंगे या सिस्टम से स्कूल बने हैं, ठीक है। वो बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि कैसे चीजें वर्क करती हैं। तो एज अ सिस्टम फंक्शनलिज्म की जब हम बात करें, एक विचार के रूप में जब हम बात करें, तो विलियम जेम्स इसको लेकर के आए, ओरिजिनेट हुआ, इन्होंने जन्म दिया, इसको जन्मदाता कहेंगे, या फिर हम कहेंगे एक तरह से कि इन्होंने ओरिजिनेट किया ये कॉन्सेप्ट, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर कि फाउंडर कौन है, तो जॉन डुई और जेम्स एंगल ने इसको फाउंड किया बाद में आकर के। फाउंडर की अगर हम बात करें, अगर जॉन डुई और जेम्स एंगल ऑप्शन में ही नहीं है, तब हम आंसर लगाते हैं विलियम जेम्स। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत हो रही है? फादर हम विलियम जेम्स को ही कहेंगे,
फादर हम विलियम जेम्स को ही कहेंगे, बट प्रॉपर जो एक फॉर्म में किसने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया वो है आपके जॉन डुई और जेम्स एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाँ, रिवीजन करना जरूरी है रागनी, और जितना पढ़ाया जा रहा है उतना जरूर पढ़िए, पहले उसको अच्छे से कर लीजिए, फिर इधर उधर भटकिएगा अगर मन करे। प्रीवियस ईयर लगाई साथ में, हालांकि में प्रैक्टिस भी साथ में ही चलेगा। ठीक है ना, क्लियर है? आज मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी फिर भी क्लास ले रही हूं, बहुत बढ़िया नहीं था, है ना। चले आगे बढ़ेंगे। टिचनर स्ट्रक्चरलिज्म में थे, कल की क्लास नहीं देखिए तो देखिए, इसमें टिचनर नहीं है। फंक्शनलिज्म नया स्कूल है, ये स्ट्रक्चरलिज्म के बाद में आया। विलियम जेम्स जो कि एक अमेरिकी मनोविज्ञानी थे, और वो कहां थे? जर्मनी में थे। लगभग सेम टाइम पे ही काम चल रहा था, लेकिन जो पहली प्रयोगशाला को स्थापित किया, जो नाम मिला एक तरह से, वो वुंट को मिला उस चीज के लिए क्रेडिट, क्योंकि ये पहले इनको मोर ऑफ अ फिलोसोफर रेदर देन अ साइकोलॉजिस्ट माना जाता है, कि मनोवैज्ञानिक कम थे विलियम जेम्स, और उससे ज्यादा कहीं ज्यादा ये दर्शन शास्त्री ज्यादा थे। ठीक, तो इनका फोकस दर्शन पे ज्यादा रहा, अदरवाइज इनका काम साइकोलॉजी में काफी था। सिंबल किसका था? वो साइकोलॉजी का सिंबल था, है ना। ठीक है, क्लियर क्लियर है बात। और हाँ, अगर हम बात करें पब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, इनकी एक बुक आई 1890 में, नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत। क्या है ये? मनोविज्ञान के सिद्धांत नाम की इनकी एक पुस्तक आई। कब आई? 1890 में। देखते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? विलियम जेम्स की बात कर रहे हैं। किस स्कूल को बिलोंग करते हैं? फादर किसका कहेंगे? फंक्शनलिज्म का कहेंगे, विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स। इनकी जो बुक है, बड़ी फेमस बुक है, बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या हो तो बताएं। बताइए फटाफट से। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। हाँ, अगर हम बात करें यहां, इसको हिंदी में कहेंगे मनोविज्ञान के सिद्धांत। बुक का नाम मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक का नाम। कब आई? 1890 में। आज तक ये अच्छी बुक मानी जाती है। 1890 में ये आई बुक। ठीक है, क्लियर है? 1890, 1890। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक है तो बता दो मुझे, है ना। फाउंड जो किया इस स्कूल को 19th सेंचुरी में, वो किया जॉन डुई और जेम्स एंगल ने। पब्लिश हुई थी 1890 में ये किताब। ठीक है, आरती कह रही हैं आप रिप्लाई क्यों नहीं करते? क्योंकि आरती फिर डिस्कशन नहीं हो पाएगा ना, क्लास में डिस्टर्बेंस होगा। ठीक, क्लियर है ये बात? बिल्कुल। रोहित, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, शांति से लाइव ही पढ़िए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी आखिर है क्या। अगर हम देखें यहां पर, तो हम ये कहेंगे यही वो स्कूल है फंक्शनलिज्म जिसमें बाद में थॉर्नडाइक भी शामिल हुए, हालांकि उस पर भी आएंगे। तो फंक्शनलिज्म कहता है फंक्शन ऑफ अ माइंड। फंक्शंस ऑफ माइंड पे इसका ज्यादा जोर है बजाय के स्ट्रक्चर के। फंक्शंस ऑफ माइंड यानी दिमाग के प्रकार, फंक्शन क्या है ना। इनका फोकस इस बात पे रहा कि इन रियलिटी हाउ वी अडेप्ट थ्रू कॉन्शियसनेस इन रियलिटी, यानी वास्तविकता में हम कैसे समायोजन करते हैं, रियलिटी में कैसे हम फंक्शन करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, उस चीज पे इनका फोकस ज्यादा रहा, रेदर देन के नहीं वर्ष रटना नहीं, बस पता होना चाहिए। ठीक है ना। फाउंडर एंड फादर कई बार अलग अलग से हैं, नहीं तो क्योंकि मैं आपको ये डिटेल में बता के चल रही हूं। एक्स्ट्रा अगर हम ढंग की चीजें जान लेंगे तो कंफ्यूजन कम रहेगी, क्योंकि अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि यहां अंत नहीं है, इतनी सारी चीजें हैं अगर बताने पे आया जाए। ठीक है ना।
हाँ बिल्कुल राहुल। अगर हम बात करें हाउ वी अडेप्ट थ्रू कॉन्शियसनेस, हम चेतना के साथ वास्तविक जीवन में कैसे समायोजन करते हैं, कैसे हमारा दिमाग फंक्शन करता है, हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, माइंड है। देखिए माइंड और ब्रेन दो डिफरेंट चीजें हैं। माइंड और ब्रेन, यहां बात हो रही माइंड की। ब्रेन, माइंड। ब्रेन क्या है? मस्तिष्क हम बोलते हैं, है ना। माइंड को जनरली मन बोल दिया जाता है। जैसे एक हार्डवेयर में ब्रेन क्या है भाई? हार्डवेयर है एक तरह का। क्या है? हार्डवेयर है, ठीक, हार्डवेयर है। और अगर हम देखें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की शॉप्स होती है ना, मन क्या है? माइंड सॉफ्टवेयर है जो काम करता है एक्चुअल में। जैसे आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो उसकी जो संरचना है, जो हार्डवेयर है, वो क्या है? जो आपका पीसी है, उसकी स्क्रीन है, माउस है, तो ये माउस क्या है? हार्डवेयर का पार्ट है। लेकिन अगर मैं कहूं ये फंक्शन क्या करता है, तो फंक्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो दिमाग जो है वो एक सॉफ्टवेयर का काम, मन जो है वो माइंड, वो क्या काम करेगा? सॉफ्टवेयर का काम करेगा। वहीं ब्रेन जो है वो हमारा हार्डवेयर का काम करेगा। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? वो स्ट्रक्चरलिज्म में ज्यादा बात होती है उस चीज पे, लेकिन ये फंक्शन कैसे करता है, इस पे जोर फंक्शनलिज्म ज्यादा देता है। ठीक है जी। अगर हम बात करें यहां पर, तो हम कहेंगे कि हम रियलिटी में कैसे फंक्शन करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ कैसे अडेप्ट करते हैं, हम समायोजन कैसे करते हैं, हमारे मन के प्रकार्य कह लीजिए आप इसको, मन के प्रकार्य, ठीक, प्रकार्य। क्लियर है बात? पक्की बात है जी। अगर हम देखें यहां पर, नहीं, माइंड में भी बायोलॉजी का रोल है, ऐसा नहीं है कि माइंड में बायोलॉजी का बिल्कुल रोल नहीं है ना। तो अगर हम यहां पर देखें तो एक चीज जाननी जरूरी है कि इन्होंने स्ट्रक्चर से ज्यादा कि संरचना कैसी है मन की, फंक्शनलिस्ट लोगों ने इससे ज्यादा फंक्शन क्या करता है ब्रेन, फंक्शन कैसे करता है डे टू डे लाइफ में, इस पे फोकस किया। किसने? विलियम जेम्स ने। भाई ये पेन की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है ना। इसके आगे एक रबर की टिप लगी हुई है जिससे काम हो रहा है। फंक्शन क्या है? जैसे ये लिखता है, लिखना इसका फंक्शन है। स्ट्रक्चर हो सकता है इसकी संरचना दूसरी हो। हम चेतना को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, सेंसेशंस को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये कह रहे हैं रियलिटी में हमारा ब्रेन जो है, जब रियल वर्ल्ड में कई बार अलग से काम करता है, हो सकता है सेंसेशन को देख के कुछ मन में स्टिमुलस अलग तरह का उठे, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात, इन्होंने फंक्शन पे ज्यादा जोर दिया। आज के समय में ये भी उतना प्रचलित नहीं है जितने बाकी स्कूल्स हैं। तो फंक्शंस ऑफ माइंड पे ज्यादा काम करेगा कौन? जेम्स विलियम, बाद में जॉन डुई भी, ठीक, लेकिन विलियम जेम्स, देखिए एक तो दिमाग मेरा आज फीवर भी है हल्का सा। विलियम जेम्स, ठीक है बात, विलियम जेम्स। क्लियर है बात? अगर हम यहां बात करें किस चीज की, इस चीज की, तो यहां पे सिंपल एक बात समझनी है। फाउंडर कौन है फंक्शनलिज्म का? तो वो है जॉन डुई और जेम्स एंगल। ये एज अ सिस्टम के रूप में किसने पहले पता लगाया, ओरिजिनेट किसने किया? फादर कौन है? तो विलियम जेम्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नाम की पुस्तक में, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, हार्वर्ड में पढ़ाते थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कार्य प्रकार्य एक ही बात है, कार्य और प्रकार्य एक ही बात है, ठीक। तो ये बेसिक सी बात हमें ध्यान रखनी है। वैसे जब भी बात फंक्शनलिज्म की होती है तो विलियम जेम्स पूछेगा ज्यादातर केस में आपसे, या इन तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, या फिर अगेन ओरिजिनेटर पूछा है तो विलियम जेम्स, फाउंडर पूछा है तो जॉन डुई। अगर फाउंडर पूछा है और जॉन डुई, जेम्स एंगल ऑप्शन में नहीं है तो अगेन विलियम जेम्स। ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो विलियम जेम्स ही है, ठीक। लिख दिया यार हिंदी में, ये लिख तो दिया, इस बुक के बारे में भी बता दिया। क्यों दुखी हो जाते हो? हिंदी में साथ साथ लिख रहे हो भाई सारी बातें, है ना। प्रकार्य लिख लो, इसको स्ट्रक्चर को संरचना लिख लो, प्रकार्य या कार्य कह सकते हो, कि भाई डे टू डे लाइफ में दिमाग का कैसे काम करता है। स्ट्रक्चर है संरचना, ये संरचनावाद बात कर रहा था। कॉन्शियसनेस को इन्होंने भी माना है, उन्होंने भी माना है, लेकिन ये चेतना के साथ साथ वो चेतना काम कैसे करती है उस पर भी बात कर रहे हैं। जस्ट आंख बंद करके बैठ जाने के इंट्रोस्पेक्शन मेथड पे बात नहीं कर रहे कि अंतर्दृष्टि विधि जो है आपकी, अंतर्दर्शन विधि, ये कह रहे हैं कि डे टू डे फंक्शन कैसा है, रियल लाइफ में कैसे बिहेवियर करते हैं आप, उस पर फोकस है, ठीक है
बहुत बढ़िया अविनाश, बिल्कुल, जय हिंद अर्जुन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शनलिज्म की बात इतनी ही समझनी आपके लिए काफी है। अब आते हैं नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट पर। उससे पहले यह समझना होगा, विलियम जेम्स की विद्यार्थी थी मैरी विटन कॉल्किंस, और मैरी विटन कॉल्किंस पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। मैरी विटन कॉल्किंस 14th प्रेसिडेंट ऑफ एपीए एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, सही बोल रही थी मैं, पहली महिला अध्यक्ष बनी एपीए की। एपीए क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, है ना। अमेरिकन, अब हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, इंग्लिश में भी अमेरिकन साइकोलॉजिकल, मैं ये उस पर लिख देती हूं, ठीक है ना, एसोसिएशन, ठीक। एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी करके इनका एक ऐसे था या बुक थी या एक काम था इनका, यानी मनोविज्ञान का इंट्रोडक्शन कह लीजिए आप, ठीक। अगर हम बात करें यहां किस चीज की, मैरी विटन कॉल्किंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये विलियम जेम्स की स्टूडेंट थी। क्योंकि ये महिला थी तो इनको पीएचडी से इनकार कर दिया गया था। बाद में फिर ईबी टिशनर की जो विद्यार्थी थी, वॉशबर्न, कल हमने बात की थी, उनको पहली पीएचडी मिली थी, इनको नहीं मिल पाई थी, लेकिन ये बाद में एपीए की प्रेसिडेंट बनी, ठीक। तो ये भी थोड़ा सा जरूरी है जान लेना, ठीक। अगर हम बात करते हैं एपीए की, एपीए की जब हम बात कर रहे हैं, अमेरिकन, क्योंकि किसी का दिमाग खराब हुआ D+B में तो पूछ सकता है, क्योंकि उनके टीजीटी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन एक आध बार आए हैं, विटन कॉल्किंस को लेके, वॉशबर्न को लेके। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, मनोवैज्ञानिक संस्था है अमेरिका की, ऐसे ही याद रखना है अंग्रेजी में भी, ठीक है जी। तो इसकी 14th प्रेसिडेंट, अगर ये बात करें किसने फाउंड किया था एपीए को, तो जीएस हॉल है। जीएस हॉल बाद में आप पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं, जब आप डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, स्टैनली हॉल, ठीक, स्टैनली हॉल बोला जाता है इनको। तो इन्होंने इसको फाउंड किया था, एपीए को, फाउंडर थे ये इसके, और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये 14th प्रेसिडेंट बनी, कौन? मैरी विटन कॉल्किंस, मैरी कॉल्किंस ही लिख दे रही हूं मैं, कॉल्किंस, ठीक, फर्स्ट विमेन। तो देख रहे हैं कितना मुश्किल था महिलाओं के लिए आगे बढ़ना। और अमेरिका में तो आप अभी भी देखेंगे, चाहे कितने भी वो अपने आप को डेवलप्ड कहते हो, एक महिला राष्ट्रपति आज तक बन नहीं पाई है। भारत में तो स्थिति मैं कहूंगी बेटर ही है अगर देखा जाए, ठीक है ना। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, ये सीटेट के सिलेबस में कभी नहीं आएगा। हाँ, नाम काफी है, तो ये बेस है, आधार है, इससे बचिए मत, इसमें इंटरेस्ट लेना सीखिए, क्योंकि ये आगे तक काम आएगा। जरूरी नहीं है कि इससे 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, हो सकता है। और D+B में संभावना है कि 3-4 क्वेश्चन आ जाए, अगर उनका दिमाग खराब हुआ, हो सकता है एक भी ना आए, लेकिन एक तो जरूर आएगा, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पे चीजें बहुत सारी बेस्ड हैं। लेकिन आगे कॉग्निटिविज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, इन सब पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर से अगर देखा जाए तो कई नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। हाँ, छोड़ना कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। कोई कह रहा है नोट्स पीडीएफ में ही ऐड करा दीजिए, चलो ऐसे कर देंगे अब से, मैं ध्यान रखूंगी इस बात का, ये और अच्छा आइडिया है आपका, बिल्कुल राहुल। चलिए, सब समझ आता है आपका पढ़ाया हुआ, ठीक है शुभम। और थोड़ी सी कोशिश भी करनी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नया लगे, मुश्किल लगे, छोड़ दो जी, कोई बात नहीं है। तो ऐसे छोड़ के काम नहीं चलेगा। अभी अगर देखा जाए तो आपको तो अंतहीन पढ़ना चाहिए। आप तो एनसीईआरटी भी पढ़ डालिए, आप तो एनआईएस भी पढ़ डालिए, आपको तो जो मिले वो पढ़ डालिए, बट उसका फायदा कम है, क्योंकि पहले ये सब तो पढ़ लीजिए। आपको ऑलरेडी ही फिल्टर करके चीजें पढ़ाई जा रही हैं, उसमें से भी अगर हम ये सोचेंगे कि इसको भी और कम पढ़ लें तो दिक्कत है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहां सेकुलरिज्म हमें नहीं पढ़ना है मैम। व्हाट वी आर स्टडिंग इन दिस बैच इज इनफ फॉर D+B TGT। देखिए, हाँ, पेडागोजी वाला सेक्शन तो निकल जाएगा, वो थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं, थोड़ा प्रीवियस ईयर भी साथ में लगा लीजिएगा। हाँ, ये विलियम जेम्स की स्टूडेंट हैं, कौन? मैरी विटन कॉल्किंस। क्लियर है बात? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, और देखा जाए तो 14th प्रेसिडेंट इन जनरल, किसकी? एपीए की 14th प्रेसिडेंट।
भाई अध्यक्षता की जाती है ना, कोई भी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, स्कूल है। अच्छा, एक और बात इससे मुझे याद आ रही है, कल हम फर्स्ट लैब की बात कर रहे थे दुनिया में, और जब हम इंडिया में बात करते हैं तो 1914 से 1916 के समय पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता ही होता था उस टाइम तो, है ना, कोलकाता बोल देते हैं अभी हम, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, देख लेना यार, कलकत्ता ऐसे लिखा जाता है। हार्वर्ड के ग्रेजुएट थे प्रोफेसर एन सेन गुप्ता, एन नरेंद्रनाथ आई थिंक इनका नाम था, एन सेन गुप्ता। इन्होंने पहली साइकोलॉजिकल, एन सेन गुप्ता, ठीक, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब किसकी, साइकोलॉजी की, इंडिया में। फर्स्ट, इसको ऐसे भी लिख देती हूं मैं, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी को स्थापित किया, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एक तरह से स्थापित हुआ, ठीक है। पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, ठीक है जी, बात कोई दिक्कत नहीं है। कहां, भारत में, दुनिया में तो हो चुकी थी पहले, इंडिया में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात हो रही है क्योंकि, ठीक, कलकत्ता में, इतनी बात क्लियर है। हाँ, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, इन्होंने सोचा भारत में भी कुछ कुछ काम कर लिया जाए, ठीक। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। बाद में जाकर के कहीं जो है वो फिर इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन आई थिंक 1939 के अराउंड, बट उतना जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, कोई साइकोलॉजी का एग्जाम आप देने नहीं जा रहे हैं, बट इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। कोई कह रहा है इतनी भी हिंदी मत लिखिए हाँ बिल्कुल सिमरन, इस क्लास से नोट्स बना के तैयारी कर लो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, एक एक चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जिसकी बन गई वो पेपर कितना भी अजीब आ जाए कर आएगा अच्छा, और साथ में प्रीवियस ईयर अच्छे से। प्रैक्टिस का भी 1 अप्रैल है ना कल, तो कल से जहां तक है प्रैक्टिस सेशन भी शुरू हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, ठीक है, ऑल क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी को। अब आएगा इस स्कूल के बाद, स्कूल है आपका साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद, ठीक। अब बाकी लोग जो हैं वो साइकोलॉजी पे काम कर रहे थे, रिसर्च चल रही थी, सारी चीजें थी। ये यहां पे जो इसके जनक हैं, फादर ऑफ साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रॉइड, ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, यानी दिमाग के डॉक्टर थे एक तरह से देखा जाए। वियना में, यूरोप में शहर है, ऑस्ट्रिया के वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया के वियना में ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थे। तो ये क्लिनिकल एस्पेक्ट से जन्म हुआ साइको एनालिसिस का, बाद में जुड़ गई कहां, साइकोलॉजी में जाकर के। तो सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली ऑस्ट्रिया के वियना में एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, दिमाग का डॉक्टर थे एक तरह से ये कह सकते हैं। और सिगमंड फ्रॉइड ने देखा कि जब लोग आते हैं अपनी परेशानी बताते हैं, तो वो जो परेशानियां हैं वो शरीर से ज्यादा मन से उपजी होती हैं, दिक्कत कहीं यहां है। फिर ये लोगों के बचपन में गए, है ना, वहां जाकर के देखा लोग भूलते क्यों हैं चीजें, कई बार स्लिप ऑफ टंग होती है ना, गलती से कुछ निकल जाता है, वो क्यों निकलता है, फ्रॉइडियन स्लिप कहा गया उस चीज को, ठीक। आपको मजा आएगा, इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, हर चीज को इस दृष्टि से मत देखिए कि हायर नंबर, उसके लिए मैं हूं, मैं ऑलरेडी फिल्टर करके चीजें बता रही हूं। लेकिन अगर आप स्टोरीज की फॉर्म में चीजें याद नहीं रखेंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, सिर्फ मैं आपको यहां पे रेक्टिफिकेशन के थ्रू एक एक वर्ड बस लिख के और टिक करती जाऊं, उससे कोई फायदा होगा नहीं आपको, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो सिगमंड फ्रॉइड ने इस स्कूल को फाउंड किया, इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद का जनक, साइको डायनेमिक साइकोलॉजी भी बोला जाता है इसको, साइको सेक्सुअल स्कूल भी बोला जाता है, ठीक। इन्होंने बात की 3 स्टेट्स ऑफ माइंड पे, यानी मन की 3 अवस्थाएं, इड, ईगो, ये बेसिकली हमारे पर्सनैलिटी के 3 एस्पेक्ट है, हमारे व्यक्तित्व के 3 पक्ष हैं। मन की 3 अवस्थाएं और हैं जिनको हम कॉन्शियस यानी चेतन मन, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन, अवचेतन और अचेतन, ये इनकी थियोरी में प्रॉपरली पढ़ेंगे, बस अभी तो आप इतना ही जान लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें
इन्होंने कहा हमारी पर्सनैलिटी के 3 भाग हैं, मन के 3 भाग, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये हमारी पर्सनैलिटी के हिस्से हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड का मतलब है इद, इद ही बोलेंगे इसको, बड़ी हटा लीजिएगा। ईगो मतलब अहम और सुपर ईगो है परा अहम। तो ये हमारे 3 हिस्से हैं पर्सनैलिटी के जो काम करते हैं। इद हमारी इच्छाओं पे काम करता है, ईगो रियलिटी वास्तविकता पे काम करता है, दोनों के बीच में बैलेंस करता है। सुपर ईगो जो है वो रूल्स पे या मॉरलिटी पे काम करता है। ठीक, इस पे हम आएंगे बाद में। इद जन्म से होता है, ईगो जो है 1.5 से 3 वर्ष के आसपास और सुपर ईगो 3 वर्ष के बाद डेवलप होती है। एनालिसिस ऑफ फॉरगेटफुलनेस, हम चीजें भूलते क्यों हैं। आपने देखा होगा जब अगर आपके जीवन में एक्यूट स्ट्रेस होता है ना, जब आप स्ट्रेसफुल जीवन जी रहे होते हैं, कोई घटना घट जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई ऐसी चीज, उस ट्रॉमा से आप बाहर ही नहीं आ रहे हैं, उस घटना से आप बाहर ही नहीं आ रहे हैं, किसी की डेथ हो सकती है, किसी के बचपन में कोई सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, माँ बाप की रात दिन लड़ाई होती हो वो हो सकता है ना, या कुछ ऐसा घटना घट गई हो, बच्चे को कहीं छोड़ ही दिया, कुछ ऐसी कोई घटना जिसको वो भूल नहीं पा रहा। मतलब अगर आपके जीवन में स्ट्रेस है और आपकी जो बचपन की घटनाएं हैं वो आपका जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती हैं, कई बार है ना, कुछ लोग उससे ओवरकम कर जाते हैं। बट अगर हम देखें तो जब हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, इस पे हम बात कर रहे थे, अगर हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, हम थोड़े डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी है, एंग्शियस हैं, या बहुत ही हमारा तनाव भरा जीवन है, तो हम चीजें भूलने लगते हैं, है ना, हम चीजें भूलने लगते हैं। मेरे फादर की डेथ के बाद ये पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी खासी मेमोरी है, मतलब खतरनाक मेमोरी, ऐसी मेमोरी है जो आपको दुखी भी करके रख सकती है, क्योंकि चीजें छोटी से छोटी डिटेल्स भी याद रहती हैं, है ना। तो उस केस में वो मेमोरी थोड़ी सी अफेक्ट हुई, 1, 1.5, 2 ऑलमोस्ट पिछले साल तक भी। अब चीजें जाकर के थोड़ी सी बेटर हुई हैं, है ना। और क्योंकि मैं बाकी जो मेरा काम है वो भी चैलेंजिंग है, उसमें भी डिमांडिंग काम है, तो सारी चीजें चल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी अफेक्ट हुई। फॉरगेटफुलनेस जो है उसका रीजन जो है कहीं ना कहीं हमारा साइकोलॉजिकल है। ये फ्रॉइड ने बेसिकली रीजंस निकाले, एनालिसिस किया कि क्यों होती है और क्या कारण हो सकते हैं। ऐसे और भी कारण हो सकते हैं। मिस प्रोनाउंसिएशन कुछ लोगों की नेचुरली ही कमजोर होती है, ठीक, लेकिन फॉरगेटफुलनेस जो है इस चीज पे भी प्रभाव पड़ता है आपके ब्रेन पे। मिस प्रोनाउंसिएशन की हम बात करें, कई बार हम जब स्ट्रेस में होते हैं, आप देखिएगा कभी जब आप स्ट्रेस में होते हैं, मेरे साथ तो ये बहुत होता है, तो जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है हमारा, वो भी गड़बड़ा जाता है। चाहे आप वैसे नॉर्मली श को श ही बोलते हो, बट अगर आप स्ट्रेस में हैं, ऐसा हो सकता है कि आप स बोलने लग जाएं, या एट टाइम्स आपके जो जबान है वो ठीक से ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्टैमर करने लग जाएं, थोड़ा सा हकलाने लग जाएं। ये सब चीजें भी होती हैं। जोक्स एंड ड्रीम्स, हमारे जो जोक्स हैं वो हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। जो हमारे सपने हैं, इन्होंने एक बुक लिखी, बहुत फेमस बुक है इनकी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, यानी सपनों का एनालिसिस या विश्लेषण। सपनों के मनोविज्ञान पे इन्होंने बहुत बात की कि कैसे हमारे जो सपने हैं वो ये बताते हैं कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, हम डीप डाउन हमारे दिल में, दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो वो भी इन्होंने बात की। ड्रीम्स का क्या मतलब है, जोक्स हम जिस तरह के मारते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को डिपेक्ट करते हैं, ठीक। तो भूलना, गलत उच्चारण, मजाक और सपनों का विश्लेषण, इन सब चीजों पर इन्होंने काम किया। कुल मिलाकर के क्लिनिकल साइकोलॉजी से निकली है ये, या क्लिनिकल एस्पेक्ट से निकला है ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या स्कूल ऑफ थॉट, साइकोएनालिसिस, ठीक है बात। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। बुक का नाम क्या है, सिगमंड फ्रॉइड के, फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। 3rd स्कूल पढ़ रहे हैं अभी हम, साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद। इसके दूसरे नाम भी मैं अभी लिखवा देती हूं, क्योंकि चीजें जोड़ के पढ़ेंगे तो आगे तक याद रहेंगी। जब इनकी थियरी आएगी तो घबराएंगे नहीं, फिर आपको लगेगा पहले से थोड़ा सा पता है हमें, है ना। साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविश्लेषणवाद। क्लियर है बात। अब मनोविश्लेषणवाद की जब हम बात कर रहे हैं, इसका दूसरा नाम है और साइको डायनेमिक स्कूल, यानी मनोगत्यात्मकवाद। ठीक, क्लियर है बात। कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या यहां तक है तो बताइए। और इसका नाम क्या हो सकता है, साइको सेक्सुअल थियरी भी इन्होंने दी है। साइको सेक्सुअल थियरी
मतलब क्या हुआ? मनोलैंगिकवाद, मनोलैंगिकवाद। क्लियर है बात? ठीक, ये हो गई, ये आपको मिल जाएगा। तो हाँ, क्लियर है बात? चलिए बहुत ही बढ़िया, बस बात जो है वो क्लियर होनी चाहिए। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें तो फादर कौन है जनक की? अगर हम बात करें फादर ऑफ दिस स्कूल, सबको पता है क्या नाम है इनका? सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड। क्लियर है बात? सिगमंड फ्रॉइड, ठीक, ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें सिगमंड फ्रॉइड की, हिंदी में लिख देते हैं सिगमंड बोल देते हैं फ्रॉइड। ठीक है बात? क्लियर है? नहीं, अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपने बैच लिया है, आप बैच को बहुत अच्छे से करें और साथ में प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की, जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी उनको अच्छे से कर लो, है ना। उसके बाद आपको जरूरत नहीं लगेगी एनआईएस पढ़ने की। अगर आपको फिर भी लगे आपके पास समय बचा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने का तो कोई अंत नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, स्पेशली अगर डीट प्लस भी जैसा एग्जाम है तो। चलें आगे देखेंगे। तो ये एक बेसिक बात हो गई। अब आएंगे नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट पे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हम स्कूल कर रहे थे, ये पीडीएफ में ही मैं ऐड कर दिया करूंगी। अच्छा आइडिया दिया आप लोगों ने, और पुराने वाले भी मैं ऐड कर दूंगी। तो अगर हम बात करें, ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रिया यूरोप में है और वहां वियना एक शहर है ना। कभी मैं जाऊंगी तो व्लॉग बना के आपको बता दूंगी, ठीक। साइको एनालिसिस, भाई साइकी का मतलब मन होता है ना। शुरुआत में बात की थी साइकी प्लस लोगोस, कल बात की थी। साइकी मतलब सोल, लोगोस मतलब स्टडी, बाद में उस साइकी का मतलब माइंड हुआ, ठीक है ना। तो साइको एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं यहां। तो साइको एनालिसिस मतलब यहां किससे है? मनोविश्लेषणवाद से है। मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। फर्स्ट स्कूल स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद, है ना। लैब स्थापित हुई, फंक्शनलिज्म। हालांकि विलियम जेम्स ने भी 1875 में, 4 साल पहले, मैंने आपको कल भी बताया था, विलियम वुंड से लैब स्थापित की थी, बट वो काम की नहीं थी। काम की मतलब उतनी रियल नहीं थी, बहुत ज्यादा अच्छे से वहां कोई एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाए। तो साइको एनालिसिस हो गया थर्ड स्कूल। फोर्थ है बहुत इंपॉर्टेंट, आज तक जरूरी है, ये आज तक महत्वपूर्ण है। जो आप थेरेपी वगैरह का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, आजकल काउंसलिंग होती है, थेरेपी होती है, साइको एनालिसिस स्कूल को बहुत ज्यादा ये महत्व देते हैं। अभी बिहेवियरिज्म पर आएंगे, बी फॉर बिहेवियरिज्म। तो ये इसी सीक्वेंस में आप याद रख सकते हैं, SFPBGC, ठीक। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में 2-4 बातें और जान लेते हैं मनोविश्लेषणवाद के। इन्होंने ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, ठीक। ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, बहुत बढ़िया नितिन। तो ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की जब हम बात कर रहे हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा, इस पे हम बाद में बताएंगे जब आपकी थियोरी इसमें बात करेंगे। इडिपस और इलेक्ट्रा कह देते हैं ग्रंथि हिंदी में। ओडिपस में क्या है कि जो मेल चाइल्ड है, जो बॉय है, उसका अपनी मदर के प्रति लगाव, और इलेक्ट्रा जो है वो फीमेल चाइल्ड का पिता के प्रति। तो मैं यहां पापा लिख देती हूं और इधर मदर या मां लिख देती हूं हिंदी में, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हम थियरी में करेंगे। याद कैसे होगा? रिवीजन के थ्रू। ये जो कहानी में इतना स्लो क्यों लेके चल रही हूं? ताकि दिमाग में चीजें स्टिक करें, ठीक। ये पूरी कहानी है
कि ग्रीक में क्या था, ग्रीस में कि वहां यूनान में ओडिपस एक राजा हुआ करता था, इलेक्ट्रा एक रानी थी। ओडिपस ने युद्ध किया और ओडिपस ने पाया कि उसने इवेंचुअली जिसके लिए युद्ध किया था वो बाद में जो है उसकी मदर ही निकली और उसने उनसे शादी कर ली थी, ये सब पता चला। तो ये उस पे पड़ा है ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम। खैर, इरोस एंड थैनेटोस ये एक चीज है। इरोस का मतलब लाइफ इंस्टिंक्ट, ये इंस्टिंक्ट्स हैं, प्रवृत्तियां हैं, है ना, लाइफ इंस्टिंक्ट के हम जीना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं जिंदगी में, ये इरोस है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। थैनेटोस क्या है, हमारे अंदर एक ऐसा इंस्टिंक्ट भी है, हमारे अंदर एक ऐसा प्रवृत्ति भी है जो हमें नेगेटिवली अफेक्ट करती है, या नेगेटिवली हमारे अंदर एक नेगेटिव साइड भी है और एक पॉजिटिव साइड भी है, ऐसे आप इसको देख सकते हो। थैनेटोस, थैनोस सुना होगा ना आपने, मूवी में आता है नेगेटिव कैरेक्टर। तो थैनेटोस हमारे अंदर का डेथ इंस्टिंक्ट है जो हमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यानी वो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या यहां तक हो तो बता दो, नहीं तो नहीं। आप जितनी बार बोल बोल के बता रहे हो, निमोनिक्स की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसी, लेकिन फिर भी चीजें रहनी चाहिए दिमाग में। ठीक, आगे बढ़िएगा। बिहेवियरिज्म। अब आता है नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, जिसको हम कहते हैं व्यवहारवाद। क्या कह रहे हैं? व्यवहारवाद कह रहे हैं। व्यवहारवाद बहुत इंपॉर्टेंट, आज तक क्वेश्चन आते हैं इससे और पूछा भी जाता है। कोई बुक नहीं लेनी अभी, अगर लेनी है क्लास नोट्स ले लो, कोई प्रीवियस ईयर लेना है वो ले लो, बस कोई बुक नहीं लेनी अभी। अगर हम देखें यहां पे बिहेवियरिज्म की बात, तो बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद, इसकी जो फाउंडेशन है वो जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन इनका नाम है। जेबी वॉटसन ने 1912 में इस कॉन्सेप्ट की बात की और 1913 के अराउंड इन्होंने एक बुक भी लिखी, साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यू इट, है ना। बिहेवियरिज्म नाम की किताब भी इनकी पब्लिश हुई, व्यवहारवाद। ठीक है, बुक का नाम भी सेम ही है, बुक का नाम भी सेम ही है, जो फेमस बुक है। जॉन ब्रॉडस वॉटसन ने कहा स्ट्रक्चरलिज्म में कि भाई साहब वुंट जी या विलियम जेम्स जी, जो आप कह रहे हैं ये कि सोल का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, फलाने का विज्ञान है, कोई सोल वोल नहीं होती, कहां है सोल, हमें दिखाओ सोल है तो। अब दिखाएं कैसे? सोल तो कॉन्शियसनेस की बात करती है, ये कह रहे हैं व्यवहार है जो है। तो मनोविज्ञान क्या है इनके अकॉर्डिंग? व्यवहार का अध्ययन है, जो चीज दिखे सामने, जिसको ऑब्जेक्टिवली मेजर किया जा सके, क्योंकि चेतना का मेजरमेंट या मापन संभव नहीं है। चेतना को महसूस किया जा सकता है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, अवलोकनात्मक, जिसको ऑब्जर्व कर सकें, जिसको मेजर कर सकें। ओवर्ट बिहेवियर भी कहते हैं इसको, है ना। और बिहेवियरिज्म में ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की जब हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने और बहुत बड़ा एक इनका बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है जिसकी हम बात करेंगे अभी, देखिएगा। हाँ, तो बिहेवियरिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, व्यवहारवाद की, बस ये लास्ट स्कूल है, इसके बारे में पढ़ के आज की आपकी छुट्टी, फिर आगे कल करेंगे व्यवहारवाद। किसी को लग रहा है बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत जल्दी चलने की जरूरत है? कोई जल्दी नहीं है, बना लो कॉन्सेप्ट, फिर तो थियरीज फटाफट करते जाएंगे, उसमें भी इतना फटाफट नहीं करेंगे कि आपको समझने में दिक्कत हो। ठीक, क्लियर है जी। तो अगर हम बात करें किसकी? व्यवहारवाद की, तो ये कह रहे हैं कि जेबी वॉटसन, जो इसके फादर हैं, जनक हैं व्यवहारवाद के, जॉन ब्रॉडस वॉटसन, कहा जाता है कि एक लिटिल एल्बर्ट नाम का इनका एक्सपेरिमेंट था। वॉटसन, ठीक है, इन्होंने सोल के कॉन्सेप्ट को या स्ट्रक्चरलिज्म को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया। भाई समय के साथ लोग नए आते हैं, चीजें बदलती हैं, पुराने को क्रिटिसाइज किया जाता है कई बार जो चीजें अच्छी होती हैं उसमें से ले ली जाती हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म को या फंक्शनलिज्म को इन्होंने नहीं माना। इन्होंने कहा कॉन्शियसनेस वॉन्शियसनेस कुछ नहीं होती, आप क्या करिए, आप तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे ध्यान दीजिए, है ना, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे ध्यान दीजिए। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, व्यवहार जिसका अवलोकन संभव हो, जिसको ऑब्जर्व करना संभव हो। ठीक है जी, इनकी फिलॉसफी ये थी। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, और ओवर्ट बिहेवियर, ओवर्ट बिहेवियर, अवलोकनात्मक व्यवहार कहेंगे ओवर्ट बिहेवियर को। ठीक है, अवलोकनात्मक व्यवहार, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अवलोकनात्मक व्यवहार। देखिए दो चीजें होती है, एक ओवर्ट और एक कोवर्ट।
कोवर्ट मतलब छिपा हुआ, जिसको देखा ना जा सके, वो हो गया कोवर्ट। ओवर्ट है जो बाहर है, ओवरली प्रेजेंट है, ऑब्जर्वेबल है, जिसका अवलोकन संभव है, व्यवहार को आप देख सकते हैं किसी के। सोल को कहां देखेंगे, कॉन्शियसनेस को कहां देखेंगे। बहुत सही चल रहे हैं। नहीं, ये दार्शनिक तो कतई नहीं थे, इनको तो मनोवैज्ञानिक ही कहेंगे, हार्डकोर। इन्होंने दबा के एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है ना। ऐसे ही स्लो स्पीड ही ठीक है, आकांक्षा करें। हाँ, ही रिजेक्टेड एंड क्रिटिसाइज्ड सोल का कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म। इन्होंने कहा क्या कॉन्शियसनेस, कौन सा इंट्रोस्पेक्शन मेथड, क्या लगाया हुआ है ना। तो सबके अपने अपने विचार होते हैं, तो इन्होंने उस चीज को क्रिटिसाइज कर दिया और समय के साथ वो सारे जो स्कूल्स हैं वो ढल भी गए। बिहेवियरिज्म आज भी जो है, ये अमेरिकन थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ठीक, आज भी अपने एग्जिस्टेंस में बना हुआ है बहुत ही अच्छे से। और अगर हम बात करें तो मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो व्यवहार का ही अध्ययन है। ये हम कल बात कर रहे थे ना, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, देन कॉन्शियसनेस, देन सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट, यानी थोड़ा बहुत व्यवहार अभी बाकी है। यानी आज के समय में व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, ठीक है ना। ओवर्ट कोवर्ट करिकुलम में पढ़ा था, ठीक, क्लियर है बात। नहीं, सही और गलत तो इसको नहीं कहेंगे, कुछ चीजें बिहेवियरिज्म भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्योंकि सब कुछ जो ऑब्जर्वेबल है वो सही हो ये जरूरी नहीं है ना। कई बार मनुष्य एक्शंस ऐसे करता है जो मन में कुछ और होगा उसके और बाहर कुछ और, लेकिन क्योंकि हमारे सामने तो व्यवहार ही है ना जिसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत हद तक कामयाब है बाहर की दुनिया में। जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो इसको बहुत ज्यादा महत्व शायद ना दें, ठीक। तो ये एक बेसिक सी बात हुई, ये ऑब्जेक्टिव बिहेवियर की बात करेगा कि जिसको मेजर किया जा सके। तो ये एक बात हुई। कब की बात, कहानी कब की चल रही है, 1912 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। और इनका एक कथन भी आया 13 में, प्रॉपरली कर दिया इन्होंने इसको फाउंड। इन्होंने एक कथन भी दिया, स्टेटमेंट है 1912 के अराउंड का, जेबी वॉटसन का। इन्होंने कहा, आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उनको कुछ भी बना सकता हूं, चोर, डॉक्टर, सिपाही, जो आप चाहें। यानी इन्होंने कहा, गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स, यानी बिल्कुल दूध पीते बच्चे चाहिए जिनको कुछ नहीं पता, हेल्दी इन्फेंट्स एंड आई कैन मेक और मोल्ड देम, कह सकते हो आप, मोल्ड को हटा देते हैं चलो, है ना, उनको कोई भी शेप दी जा सकती है। आई कैन मेक देम वॉट एवर यू वॉन्ट, ये मैं पीपीटी में मेंशन कर दूंगी, वॉन्ट, thief, पुलिस, साइंटिस्ट, एटसेट्रा। मतलब मैं कुछ भी बना सकता हूं बच्चों को, मुझे 1 दर्जन दूध पीते ताजा बच्चे दो, हेल्दी बच्चे दो, है ना, और मैं उनको कुछ भी बना सकता हूं, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, इवन चोर तक, जो आप चाहें। इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि व्यवहार ही सब कुछ है, एनवायरमेंट ही सब कुछ है, जीन्स को इन्होंने फॉलो ही नहीं किया, हेरिडिटी पे इनका फोकस ही नहीं है। ये कह रहे हैं एनवायरमेंट में कंडीशनिंग करके, एक कॉन्सेप्ट है कंडीशनिंग का, इन्होंने कहा कंडीशनिंग करके मैं उनको कुछ भी बना सकता हूं, क्या दिक्कत है ना। कंडीशनिंग क्या है, अनुबंधन, आदत डलवा दो, इंसान को उसके दिमाग में बिठा दो, तो वो उसी दिशा में चलेगा। पापा ने बचपन से कहा मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा तो आईएएस बनेगा, कुछ और सोचा ही नहीं डॉक्टर और आईएएस के अलावा। बच्चे को भी लगने लगा हाँ मुझे तो यही बनना है। हो सकता है जब आईएएस बने तो एक दिन उसको लगे यार मुझे तो ये बनना नहीं था, ये तो मेरे दिमाग में भरा गया है, ऐसा तो मुझे मोल्ड किया गया है, इस चीज की तो मेरी कंडीशनिंग हुई थी। हमारी कंडीशनिंग है ना बहुत सारी चीजों की, हमें चाहे रीजन ना पता हो, लेकिन हमें लगता है कि यार सामने से अगर बिल्ली चली गई, रास्ता काट के चली गई, तो कुछ तो हो ही जाएगा, और हो भी जाएगा क्योंकि आपके दिमाग ने मान ली वो चीज, ठीक है ना। तो कंडीशनिंग मतलब ऐसी ऐसी कंडीशनिंग है अलग अलग तरह की। हम कहते हैं ठंडा मतलब कोको कोला कंडीशनिंग ही है, हालांकि वो क्लासिकल कंडीशनिंग है, उस पर बाद में आएंगे। कंडीशनिंग के कई सारे प्रकार होते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ भी बना दूंगा मैं, आदत डलवा के, मोल्ड करके, कंडीशनिंग के थ्रू आप मोल्ड कर सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो बच्चे को, है ना। इनका एक लिटिल एल्बर्ट का भी कोट है जो फेमस है, इसको आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा, हालांकि मैं ये लिख के दे दूंगी आपको कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और मैं उनको कुछ भी बना सकता हूं,
चोर, डॉक्टर, सिपाही, जो आप चाहें, ठीक है ना। तो कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो कंडीशनिंग क्या है, अनुबंधन करके, उनको मोल्ड करके कुछ भी बनाया जा सकता है, ये कह रहे हैं। जॉन वॉटसन जो है वो इस बात पे फोकस कर रहे हैं, क्लियर बात है। तो कंडीशनिंग पे इनका फोकस है। बाकी जो लिटिल एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट है, जब हम थियोरीज पढ़ेंगे लर्निंग की तब बात करेंगे उस पे, है ना। डर डाल दो उनके अंदर, कुछ भी डाल दो। अब एक जॉन लॉक का बहुत ही फेमस सा कथन है, आप कहें तो इसको कल करें, नहीं तो आज ही करते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है कंडीशनिंग को ब्रेक करना, इजी नहीं होता। अगर हम बात करें जॉन लॉक की, इनको यहां क्यों पढ़ा रहे हैं, देखिएगा चीजें मैं जोड़ के पढ़ाती हूं हमेशा। लिटिल एल्बर्ट की अगर हम बात करें, ये आपके जेबी वॉटसन के ही टर्म में मैं बता देती हूं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चे पे, कई लोग कहते हैं इनका बच्चा था, बट इनकी थीसिस में ऐसा नहीं लिखा गया कि इनका बच्चा था। लिटिल एल्बर्ट, ठीक, नन्ना एल्बर्ट कह लीजिए आप, एक बच्चा था, वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, मस्त। उसके सामने एक आप उसको कोई सॉफ्ट टॉय दे दो, जो खिलौने होते हैं ना बच्चों के, उससे वो खेलने लग जाएगा। सॉफ्ट एकदम, जो फर वाला खिलौना होता है एक तरह से, जिसके सॉफ्ट सॉफ्ट बाल हैं, कोई डॉगी दे दिया, कोई चूहा दे दिया, कोई और टेडी बियर दे दिया, ये मस्त खेलता था। लेकिन भाई साहब को तो एक्सपेरिमेंट करना था। पहले तो लोगों पे एक्सपेरिमेंट इस तरह से भी हो जाते थे ना, अब तो ह्यूमन राइट्स की काफी हद तक बात है, तो फिर जानवरों पे इन लोगों ने करने शुरू कर दिए, पहले भी कर रहे थे, ठीक। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उस पे कि लिटिल एल्बर्ट पे, 11 महीने का बच्चा था, और कहा गया कि आपका जो वो बच्चा है, जैसे वो सॉफ्ट टॉय को टच करता, वो एक व्हाइट चूहा हो सकता है, वो एक टेडी बियर हो सकता है, पीछे से भयावह आवाज चलती, और जो, हाँ कंडीशनिंग का हिस्सा है जेंडर रोल्स भी, जो भयावह आवाज चलती, वो हमारा जो कल्चर है और सोसाइटी है बहुत हद तक हमारी कंडीशनिंग करती है, हम वैसे बन जाते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें, जो भयावह आवाज आती जैसे ही वो सॉफ्ट टॉय को टच करता, मान लीजिए यहां मेरे सामने ये सरस्वती माँ की तस्वीर है, या एक जो भी आप लोग ही मुझे गिफ्ट करते रहते हैं, तो मूर्ति है, तो इसको अगर मान लीजिए आप प्रणाम करते हैं या टच करती हूं मैं कभी भी, है ना, तो पीछे से एक डरावनी आवाज आ रही है। अब क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी हूं, लेकिन अगर मैं 9 महीने की हूं, मैं 10 महीने की हूं, मैं 11 महीने की हूं, और बचपन से ही जैसे मैं टच कर रही हूं, ये मुझे दिखती बड़ी सुंदर थी, लेकिन टच करते पीछे से डरावनी आवाज आती है, डर लग जाएगा, मैं टच नहीं करूंगी इस चीज को। ये ऐसा ही है एकदम, जैसे जब आप स्विच दबाएं और स्विच ऑन करते ही आपको झटका लगे, तो आप भैया डरने लग जाएंगे, आप स्विच नहीं दबाना चाहेंगे, है ना। कोई सॉफ्ट टॉय हो, डॉल हो, तो उससे फिर डर बैठ जाएगा। तो बच्चे को सारे सॉफ्ट टॉयज से डर लगने लग गया, जितने भी फर वाले ऑब्जेक्ट थे, जिनके भी बाल होते थे, उससे डर लगने लग गया, और उसके अंदर डर बिठा दिया इन्होंने। तो ये कहते हैं कि मैं फियर भी डाल सकता हूं, हालांकि बाद में जब वो बड़ा हुआ कभी, तो उसका बाद में फियर हटाया, इसको ये हटा भी सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो फियर हो गया, फियर ऑफ फरी ऑब्जेक्ट्स, जिनमें फरी या सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स। इन्होंने ढूंढा बाद में, और बहुत सारी चीजें हुई, वो अलग कहानी है, ठीक। तो इन्होंने ये कंडीशनिंग उसकी कर दी, ठीक। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी परेशानी इस प्यारी सी बात को, इस स्टोरी को याद रखने में हो रही हो तो बताओ, नहीं हो रही ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले नहीं डरता था, बट डरावनी आवाज को एसोसिएट कर दिया उसके साथ। अब 1690 की बात है, 1690, 17वीं शताब्दी की बात हो रही है, 17th सेंचुरी, ये आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक। 17वीं शताब्दी की बात है। जॉन लॉक नाम के एक, इनको आप साइंटिस्ट कह दीजिए, इनको आप फिलोसोफर कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, थिंकर कहा जाता है वैसे इनको, ठीक है, थिंकर कहते हैं हम इनको। एक थिंकर आए, एम्पेरिसिज्म नाम का एक स्कूल था जिसको ये बिलोंग करते थे, ठीक। क्या? एम्पेरिसिज्म, एम्पेरिसिज्म जो कहता है कि जो भी है वो अनुभव से आएगा, और बिना अनुभव के शून्य है आप। तो इन्होंने कहा, एट बर्थ माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा, टबूला रासा, टेबुला रासा, जो आप कहना चाहें हिंदी में। तो बच्चे का जो दिमाग है जन्म के समय, वो टेबुला रासा होता है, टेबुला रासा होता है ना, टेबुला रासा, जिसका मतलब क्या है,
जिसका मतलब है ब्लैंक स्लेट, यानी जन्म के समय बच्चे का दिमाग ब्लैंक स्लेट होता है, कोरी तख्ती होती है, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे जॉन लॉक ने, जिसका चाहे उसका लिख लो, एक्सपीरियंस के बेस पे, है ना, फ्रेंच शब्द है बिल्कुल। तो अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा बिल्कुल ब्लैंक स्लेट, ये कह रहे हैं माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा एट बर्थ, जन्म के समय बच्चे का दिमाग शून्य होता है, खाली होता है ना, टेबुला रासा होता है, जिसका मतलब होता है ब्लैंक स्लेट या गीली मिट्टी, क्ले के जैसा है, कोई भी शेप दे दो वैसा बन जाएगा। एम्पेरिसिज्म को ये बिलोंग करते थे। एम्पेरिसिज्म क्या है? एम्पेरिसिज्म यानी अनुभव के बेस पे, एक्सपीरियंस से सीखेगा व्यक्ति, जो भी सीखेगा दुनिया से सीखेगा, एनवायरमेंट से सीखेगा, जो भी सीखेगा पहले से उसके दिमाग में कुछ नहीं है, ठीक, इसलिए इनको बिहेवियरिज्म के थॉट्स को सपोर्ट करते हुए देखा जाता है ना, बिहेवियरिज्म का थॉट है ये। DEET+B में 2 क्वेश्चन आए थे इस पे, और कहीं भी पूछे जा सकते हैं कि किसने कहा कि माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा, तो आंसर आएगा कौन? जॉन लॉक। लॉक कह रहे हैं कि दिमाग को लॉक कर दिया है जीरो इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नहीं होता दिमाग में, ब्लैंक स्लेट, खाली तख्ती होता है। कब खाली तख्ती होता है? ब्लैंक स्लेट होता है जन्म के समय, दिमाग जो भी सीखता है बच्चा एनवायरमेंट से सीखता है, ठीक। कई लोग हैं जो मानते हैं कि इनेट थॉट्स होते हैं जन्म से ही। अगर हम देखें यहां पे, हाँ अगर हम देखें यहां पे, तो जॉन लॉक कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी 1690 में टू बी प्रिसाइज, कि टेबुला रासा है, ब्लैंक स्लेट है, खाली तख्ती है, तो ये बिहेवियरिज्म का, व्यवहारवाद का थॉट है। एक क्वेश्चन आया था कि किसने कहा कि माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा, तो जॉन लॉक ने कहा। ये किस प्रकार का थॉट है? तो व्यवहारवाद का थॉट है, क्योंकि एम्पेरिसिज्म आजकल हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक, क्लियर है। टार्जन द वंडर कार, हाँ बना दो उसको कुछ भी, बिल्कुल। तो ये कहानी थी जॉन लॉक की। आज के लिए इतना ही रखें, अगर आप कहें, नहीं तो हम और आगे पढ़ लेंगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या? अब आएगी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, यानी गेस्टॉल्ट को गेस्टॉल्ट ही कहते हैं, जर्मन वर्ड है गेस्टॉल्ट, जिसका मतलब होता है टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइज्ड होल, यानी एक संपूर्ण को पूरा करना, ठीक है। काफी चीजें हमने पढ़ ली हैं आज, नोट्स भी आपके बन ही गए होंगे, ठीक। हमने अभी बात की बिहेवियरिज्म की, यानी व्यवहारवाद की, इसकी बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद की, व्यवहारवाद, 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 मेजरेबल बिहेवियर की ये बात करते हैं। अब हम बात करेंगे गेस्टॉल्ट की। तो आज हमने 3 स्कूल की लगभग बात की है, स्ट्रक्चरलिज्म की चर्चा हम कल ही कर चुके थे, ठीक है ना। तो फंक्शनलिज्म, साइकोएनालिसिस और बिहेवियरिज्म, इसमें हमने कई लोगों को पढ़ा। फंक्शनलिज्म में हमने पढ़ा कि कैसे विलियम जेम्स ने फाउंडेशंस ले की, ओरिजिनेट किया फंक्शनलिज्म को, प्रकार्यवाद को, कि मन का फंक्शन क्या है, हम रियलिटी में काम कैसे करते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ? फंक्शनलिज्म हुआ। लेकिन जब हम बात किसकी करेंगे भाई, ट्रेन का जो डब्बा है वो उसका स्ट्रक्चर है, एक जो देख पा रहे हैं आप, जैसे वो चलता है वो उसका फंक्शन है। तो और इस स्कूल को जन्म किसने दिया? अगर हम देखें तो हमने ये देख लिया सिस्टम्स होते हैं साइकोलॉजी में, ग्रुप ऑफ आइडियाज होते हैं, तो एक सिस्टम के रूप में किसने फाइंड आउट किया स्ट्रक्चरलिज्म को? तो विलियम जेम्स। 1890 में इनकी बुक आई प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी की। अगर एक स्कूल के रूप में देखें तो जॉन डुई और जेम्स एंगल ने इसको प्रतिपादित किया। फाउंडर्स वो दोनों हैं, फादर ये हैं। फिर उसके बाद हमने बात की कैसे जो फंक्शन है हमारा दिमाग, वो रियलिटी में काम करता है। हमारी चेतना के अलावा इन्होंने बात किसके बारे में भी की कि रियलिटी में कैसे बिहेव करता है। तो माइंड क्या है? फंक्शन की बात करेगा, है ना। किसकी बात होगी? फंक्शन। ब्रेन क्या है? स्ट्रक्चर है एक तरह का, स्ट्रक्चर है एक तरह का, संरचना है एक तरह की, ठीक है जी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। फिर अगर हम बात कर रहे हैं, विलियम जेम्स ने स्ट्रक्चरलिज्म को नकारा एक तरह से, फंक्शन पे फोकस किया। फिर हमने जॉन डुई की, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने 1916 में इंडिया में फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी को स्थापित किया। फिर हमने साइको एनालिसिस को पढ़ा, फिर हमने व्यवहारवाद को पढ़ा, फिर हमने जेबी वॉटसन को पढ़ा, कंडीशनिंग को पढ़ा, है ना। फिर कैसे लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जो था इनका, उस पर हमने चर्चा की। तो ये सारी बातें हमने कुल मिलाकर के की। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ अब? हाँ, कोई और समस्या है तो बता दो, किसी दूसरी क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ लो भाई,
सब्जेक्ट का तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उसके वही बताएंगे, बट अगर कोई और समस्या है, टाइम टेबल की समस्या है, छुट्टी है, कुछ और है, टाइम कुछ भी है, तो वो आप बता सकते हो, वो मैं टीम को बोल के करा दूंगी। स्कूल और सिस्टम में डिफरेंस केशव बस इतना सा है कि स्कूल वो है जिसमें लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को स्कूल कहा गया, वहीं ग्रुप ऑफ आइडियाज को हम कह रहे थे सिस्टम। तो सिस्टम से कहीं ना कहीं स्कूल बनता हुआ नजर आएगा, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि विचारों का समूह क्या बन गया, विचारों का समूह बन गया आपका सिस्टम एक, और स्कूल ग्रुप ऑफ पीपल। अब इन पीपल के पास विचार ऑलरेडी होंगे, इन विचारों के आधार पे ये पीपल बट गए होंगे, यानी लोग बट गए होंगे, तो उन्होंने एक स्कूल बना लिया। सिस्टम्स क्या थे, ग्रुप ऑफ आइडियाज थे, अलग से सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं हुए थे, ठीक है ना। इरोस वाला मैं बताऊंगी, वो थियरी आएगी। इरोस क्या है, लाइफ इंस्टिंक्ट है, हम जीना चाहते हैं, हम, है ना, वो याद कीजिए मूवी का डायलॉग कौन सी है, वो ये जवानी है दीवानी, ठीक। तो रणबीर कपूर कहते हैं कि मैं उड़ना चाहता हूं, चलना चाहता हूं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि बस रुकना नहीं चाहता। तो इरोस है वो, लाइफ एनर्जी है वो, है ना। आप शादी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वेकेशन चाहते हैं, मजे चाहते हैं, वो लाइफ इंस्टिंक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, थैनेटोस की, डेथ इंस्टिंक्ट की, जो हमारे साइड, हमारा जो एक नेगेटिव या डार्क साइड है, वो थैनेटोस है कि हम दुखी भी होते हैं, हम सोचते हैं यार जिंदगी का क्या ही मतलब है ना। हम डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, फियर, एंगर, ये सारी चीजें भी हमारे अंदर हैं। हम, कोई स्मोक भी करेगा, कोई ड्रिंक भी करेगा, मतलब नेगेटिव चीजों में एक्सट्रीम में जाना, वो थैनेटोस है। वो आपकी फिर डेथ एनर्जी ज्यादा वर्क कर रही है, वो बैलेंस में लाने की बात होती है, ठीक है। हाँ, रुकना चाहिए भी नहीं, ये कह रहे हैं रुखसार। चलिए, बहुत बढ़िया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर 117, बहुत बढ़िया पंकज। चलिए, वॉटसन की बुक का नाम है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। एक बुक का नाम ये है, दूसरा बुक का नाम है इनकी 1913 में जो आई थी, साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। हाँ, सुसाइड थैनेटोस का एक्स्ट्रा हावी होना है, कह सकते हो आप, कि आपकी जो लाइफ एनर्जी है वो उस तरह से काम नहीं करती। ये अलग से थियरीज पढ़ेंगे अभी हम, इसको लेकर टेंशन मत लो। अभी तो ये स्कूल्स पे हम चर्चा कर रहे हैं, फिर इन स्कूल्स के बेसिस पे आप देखोगे अभी हम कॉग्निटिविज्म पढ़ेंगे, उससे एक क्वेश्चन हर हालत में आता है D+, में एक नहीं कई क्वेश्चन आ जाते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म से कई क्वेश्चन आते हैं, तो वो लास्ट में आएंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं यहां, मैं लिख भी देती हूँ 1 मिनट लेके, है ना, ये जो आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद हम गेस्टॉल्ट पढ़ने वाले थे अभी, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, पूर्णवाद कह लीजिए, नहीं तो गेस्टॉल्ट का कोई हिंदी मतलब होता नहीं है, गेस्टॉल्टिज्म भी नहीं कह सकते इसको, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी कहेंगे। चलो मैं लिख देती हूँ फिर भी, ठीक है ना, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का ये सिंबल दे देती हूँ, ठीक। अगर हम बात करें यहां पर गेस्टॉल्ट, गेस्टाल्ट कह दीजिए आप, ठीक। फिर बात होगी किसकी, कॉग्निटिविज्म की। यहां से हम आज के डेट में बहुत चीजें यूज करते हैं, कॉग्निटिविज्म यानी संज्ञानवाद। संज्ञानवाद से तो इतने क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्जाम में चले जाओ आप, अभी KVS तक में पूछे गए हैं, सीटेट तक में पूछे जाते हैं, हर जगह आजकल संज्ञानवाद पे फोकस रहने लगा है, ठीक है ना, पहले से ज्यादा दिखने लगा है संज्ञानवाद। देखिए, अगर हम बात करते हैं, फिर आता है ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, ह्यूमनिज्म मानवतावाद। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, जो लेटेस्ट है और आज की डेट में इसी को फॉलो किया जा रहा है, सारी जितनी भी पॉलिसीज बन रही हैं NCF इसी पर आधारित है, ठीक। कॉग्निटिविज्म, ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद। क्लास को रिवाइज कीजिए, कम से कम 2 बार देखिए, एक बार देख चुके, एक और बार देखो, नोट्स बनाओ। मानवतावाद ये PDF में मिल जाएगी, पूरा ही ऐड होकर के। और कंस्ट्रक्टिविज्म है रचनावाद, कई लोग इसको सृजनात्मकतावाद या संरचनावाद भी कह देते हैं, बट इसका जो एग्जैक्ट मतलब है वो रचनावाद या सृजनात्मकतावाद है। संरचनावाद हम स्ट्रक्चरलिज्म को कहते हैं, लेकिन पेपर में स्ट्रक्चरलिज्म की बात क्योंकि होती नहीं है, तो आप समझ जाइएगा या इंग्लिश में देख लीजिएगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म लिखा है या संरचनावाद, क्योंकि हिंदी की डेफिनेशन या नाम में कई बार समस्या साइकोलॉजी में होती है, इसीलिए इसको मेजरली इंग्लिश में पढ़ाया जाए तो अच्छा है, नहीं तो हिंदी मेरी उतनी खराब नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस वाली बात हो जाती है, उतनी खराब क्या, खराब तो है ही नहीं, ठीक है जी। नोट्स आपके कल सैटरडे है, तो सैटरडे संडे आप बैठ के उनको रिवाइज कीजिएगा। नोट्स आपको कल तीनों PDF मिल जाएंगी एक साथ। हाँ, 91 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। PDF मैं आज ही टीम को शेयर कर दूंगी और पक्का पक्का आपको ये कल शेयर हो जाएंगे आपके साथ। PDF फिर मंडे से रोज मिलने लगेंगी, अब मैं इसको डिले नहीं करूंगी, टू मच हिंदी कोई कह रहा है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर भी आपको डलवा दिए जाएंगे ये ऐप पे, डोंट वरी।
कुछ प्रीवियस ईयर के सेट डलवा दिए जाएंगे और कुछ आपको वैसे भी प्रैक्टिस के लिए। ठीक, मंडे हो सकता है आपका एक प्रैक्टिस सेशन भी हो जाए, उसका टाइम शाम को 9 बजे रहेगा, वो ऐप पे भी चलेगा, यूट्यूब पे भी, तो उसको साथ में पढ़ते रहिएगा जरूर। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखें। इतने सारे नाम कैसे याद कर रहे हैं? स्टोरी के फॉर्म में SFPBGC, स्ट्रक्चरलिज्म जैसे ही दिमाग में पॉपअप हो, दिमाग में आना चाहिए कौन? विलियम वुंट, EB टिचनर। फंक्शनलिज्म जैसे ही दिमाग में पॉपअप हो, दिमाग में विलियम जेम्स आना चाहिए, उसके अलावा जॉन डुई आना चाहिए, जेम्स एंगल आना चाहिए, विलियम जेम्स तो एटलीस्ट आना चाहिए, साइको एनालिसिस आए सिगमंड फ्रॉइड आना चाहिए, व्यवहारवाद आए तो बिहेवियरिज्म में JB वॉटसन सबसे जरूरी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं बिहेवियरिज्म में, जैसे कि आपके थॉर्नडाइक हैं, बाद में वो इसी में आ गए थे, पहले फंक्शनलिज्म में थे। उसके अलावा आपके वुडवर्थ हैं, और मैं इस पे भी SOR बॉन्ड वगैरह भी कल बताने वाली हूँ, काफी चीजें अलग अलग। और फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी हैं, गेस्टाल्टवाद है, उसमें कोहलर आएंगे, कोफका आएंगे, कर्ट लेविन आएंगे, मैक्स वर्टहाइमर आएंगे जो फादर हैं इसके, कॉग्निटिविज्म, JS मिल, ह्यूमनिज्म, एल्बर्ट सॉरी वो आपके स्पिरिचुअल फादर हैं इसके कार्ल रॉजर्स, और वो अब्राहम मैस्लो को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, पियाजे, वाइगोस्की, ये लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना। पैवलव बिहेवियरिज्म में ही आएंगे, स्किनर, पैवलव, थॉर्नडाइक, टॉलमैन, वो न्यू बिहेवियरिस्ट हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं बिहेवियरिज्म में, तो बहुत सारे लोग हैं। और बिहेवियरिज्म आज के समय में, अच्छा एक और चीज एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए यहाँ पे कि जो बिहेवियरिज्म है, जब हम बिहेवियरिज्म लिखेंगे तो मॉडर्न डे में जो साइकोलॉजी है वो किसका विज्ञान है? तो मन का विज्ञान है, यानी स्टडी ऑफ बिहेवियर मॉडर्न डे की साइकोलॉजी है। ये मैं क्वेश्चंस में करा दूंगी कल, अगर समय बचा तो मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी इस चैप्टर के। तो वो आपकी कल नहीं, मतलब मंडे को, है ना, सैटरडे संडे ऑफ है, आप सारी क्लासेस का रिवीजन लीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन लीजिए। जो इस बैच को सीरियसली लेके पढ़ रहे हैं, पूरे दिल से, मन से, सारे नोट्स बना के, रिवीजन करके, दिमाग में एक एक चीज बैठ चुके, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो जाएगा, आपके नए क्वेश्चन भी इजीली गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, बस मजा ही आना चाहिए। और कोई आपका डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज की क्लास की छुट्टी करेंगे। आप टेंशन में हो शायद। नहीं यार, आज मुझे फीवर था, बाकी अब तो टेंशन तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, अपनी बात मैंने कह दी है, ये सब तो चलता रहता है। चलिए बताइए, कोई और बात हो तो, कोई और समस्या आपके जीवन की जो आपको शेयर करनी हो तो आप वो बता सकते हैं। हाँ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म वाले ही हैं वो, GS हॉल, जी स्टैनली हॉल जिनको हम कहते हैं। देख सकते हो स्टैट के लिए भी, आप देश भर के किसी एग्जाम के लिए देख सकते हो इसको, अगर पेडागोजी पढ़नी है तो। इवन अपने दोस्तों तक को भी रिकमेंड कर सकते हो। बहुत मन से पढ़ाने का मेरा इस बार पूरा वो है कि कोशिश की जाए, क्योंकि समय है। इस बार KVS आया, समय नहीं था, पढ़ाने को बहुत कुछ था, समय नहीं था, फिर भी टाइमली सिलेबस खत्म हुआ, बट 2-2 घंटे की क्लास लग रही है, नए कॉन्सेप्ट है, फिर भी थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा, मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। देखती हूँ मैं, अगर KVS वालों के लिए कुछ हो सकता है, जिनके पास बैच है उनको अगर कुछ एक्सेस वैक्सेस दिया जा सकता है नए बैचेस का। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद आपका। न्यूरोलॉजिस्ट थे फ्रॉइड पहले, बाद में फिर वो ऑफकोर्स साइकोलॉजिस्ट बने, साइको एनालिस्ट बने बेसिकली। अभी भी साइको एनालिस्ट डिफरेंट व्यक्ति है, साइकेट्रिस्ट अलग व्यक्ति है। साइको एनालिस्ट जो है वो दवाइयां नहीं देते, हालांकि ये तो डॉक्टर थे उस टाइम पे प्रॉपर, वो बात करते हैं। फ्री एसोसिएशन टेक्निक का इन्होंने यूज किया, सिगमंड फ्रॉइड ने फ्री एसोसिएशन टेक्निक जो इन्होंने यूज की, कि बात बात में जैसे आप चर्चा कर रहे होते हैं ना, आपका मन हल्का हो जाता है, कैथारसिस हो जाता है, आपके मन की नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। बच्चे कैथारसिस खेलने में करते हैं, वो अपनी नेगेटिव एनर्जी सब खेल में निकाल आते हैं। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। NCERT पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राघव फ्रॉइड की बुक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। जरूरी नहीं है, पूछा नहीं जाता है सच, क्योंकि ऐसे तो आप कितनी बुक का नाम याद रखेंगे, कितने स्टेटमेंट याद रखेंगे, जो बहुत जरूरी है उन्हीं को याद रखिए, नहीं तो लीव इट, क्योंकि वो 1-2 नंबर के लिए 100 में से उसको आप 1000 डेफिनेशन नहीं रट सकते, 1000 लोगों की बुक के नाम नहीं रट सकते, वो पॉइंटलेस है। और अगर आपकी समझ बनी हुई होगी तो हो सकता है आप आसपास का कुछ लगा दें, या तो छोड़ सकते हैं फिर ऐसे क्वेश्चन। चलिए टेक केयर, मिलेंगे कल, मतलब कल नहीं, मंडे मिलेंगे।